हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी बातों को, सभी पॉइंट्स को, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग लगाते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए, इतना करने के बाद चैप्टर पर आने से पहले कुछ पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। पुरानी बातें क्या? तो आपने पढ़ा था कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है किसी पदार्थ में हुए बदलाव। वो बदलाव कैसे होते हैं? कुछ मानवीय कारणों से होते हैं और कुछ प्राकृतिक कारणों से होते हैं। तो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो सीधे सीधे हम बोलना चाहें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बात आती है भौतिक गुण क्या होते हैं भाई साहब। तो भौतिक गुण की बात करें तो आकार, अवस्था, ये जो होते हैं वो हमारे भौतिक गुण होते हैं। बात आती है रासायनिक गुण क्या होते हैं। ऐसे ही इसमें भी बोलेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण में बदलाव दिखे तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन हम किन किन बातों को देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस पदार्थ के रंग में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, उस पदार्थ के द्रव्यमान में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, उस पदार्थ से उष्मा या ऊर्जा निष्कासित या निकली हुई है या अवशोषित तो नहीं हुई है। यानी कि ऊर्जा का या तो निकले या तो जाए, तापमान का अंतर हुआ है कि नहीं। ये सभी कारक हैं, ये सभी आधार हैं जो बताते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यानी ऐसे परिवर्तन जो फिर से बदल करके अपनी पहली अवस्था धारण कर सकते हैं। जैसे बर्फ को हमने पिघला करके पानी बना दिया तो हम फिर से पानी को बर्फ बना सकते हैं। वही बात करें रासायनिक में तो ऐसे परिवर्तन जो बदलाव के बाद अपनी मूल अवस्था न धारण कर पाए। जैसे कागज का जलना, कागज जलने के बाद कैसे अपने मूल अवस्था कागज में आएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके सभी बातों को ध्यानपूर्वक और समझेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे चैप्टर के नाम से रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की।
रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा को बोलें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अभी मैंने रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताया, तो आसान शब्दों में तो हमने बोल दिया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो। अब दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व या पदार्थ अभिक्रिया करके क्या किए, अभिक्रिया किए दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ये अभिक्रिया किए और एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण किए। जैसे मान लीजिए एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण किए, एक या एक से अधिक पदार्थों का, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी अभिक्रिया करके ए बी का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने और सीखने की हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ए और बी तीर के बाईं ओर लिखी हुई जो पदार्थ है, तो तीर के बाईं ओर जो भी कुछ लिखा रहेगा उसे हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अभिकारक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिएजेंट के नाम से जानते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। उत्पाद। आशा करते हैं ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। तो अभिक्रिया के दौरान दो चीजों का होना आवश्यक है, बिना इन दोनों चीजों के वह अभिक्रिया नहीं रह जाएगी। अभिकारक होने से ही अभिक्रिया का शुभारंभ होता है और उत्पाद मिलते ही अभिक्रिया का समापन हो जाता है। यानी कि जो अभिक्रिया का खेल है वह अभिकारक से शुरू होकर के उत्पाद तक का है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। जैसे मानिए कि जो अभिकारक होगा, अभिकारक के जो भी पदार्थ होंगे, जो भी इसके गुण होंगे, वह उत्पाद के पदार्थों के गुणों से बिल्कुल ही अलग होंगे। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हमने रासायनिक अभिक्रिया लिया, जैसे ये Mg, जिसे हम लोग मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। ठीक है, अभिक्रिया कराया तो क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जिसे MgO के नाम से जानते हैं। इसका रंग सफेद होता है, सफेद पाउडर के जैसा होता है ये MgO। ये पूरा समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो ये मत देखिएगा कि अभी संतुलित करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो अभिकारक के पदार्थ हैं उनके जो गुण होंगे, यानी कि Mg जो है, जो मैग्नीशियम के अंदर जो गुण क्वालिटी होगा, जो ऑक्सीजन के अंदर क्वालिटी होगा, ये दोनों गुण या MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणों से बिल्कुल ही भिन्न होंगे, अलग होंगे, क्योंकि ये नया पदार्थ बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती ही वही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करें, वही होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तीर के बाईं ओर हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं
और तीर के दाईं ओर हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए, समझ में आ चुकी है तो बढ़ते हैं आगे की ओर और कुछ आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया तो समाप्त हो गई। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आती है बात रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण चैप्टर के एक हिस्से को हमने देख लिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? जब हम अभिक्रिया को, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, दोनों की आपस में अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली। ये हमारी एक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आई होगी। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्दों से, सूत्रों और उनके प्रतीकों की सहायता से लिखने लगते हैं तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, हम उदाहरण की मदद से समझेंगे। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा? Mg। इसका प्रतीक क्या होगा? Mg होगा। ठीक है, प्लस को प्लस ही रखेंगे। ऑक्सीजन का जो सूत्र होगा, जो प्रतीक होगा, वह क्या होगा? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा? MgO। अभी हमने लिखा था। अब हमने इस शब्द को इस सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख दिया, जो कि यही हमारा क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। एक बार देखिए इसको और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बातों को बढ़ाते हैं। और अभी तक तो हमने देखा क्या रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब रासायनिक समीकरण को पढ़ने के बाद अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के कौन कौन से चरणों से होकर हम रासायनिक समीकरण लिखना सीख सकते हैं। तो बात शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की चरणों के बारे में। कौन कौन से चरण है जिससे हम रासायनिक समीकरण को एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछले ही उदाहरण को लेंगे। जैसे हमने लिखा था मैग्नीशियम, इसका जो अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, मिला क्या? मिला क्या हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए देखिए, इन दोनों का अभिक्रिया कराने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब एक एक करके चरणों की बात करेंगे, जिसमें पहला चरण है क्या है? अभिकारकों को लिखना, जो हमने लिख दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक को हमने लिख दिया। पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहले चरण में क्या था? अभिकारकों और उत्पादों को, अभिकारकों को लिखना। ठीक है, अभिकारकों को लिखना। अब दूसरा चरण है कि उत्पाद को लिखना। जब ये दोनों चीजें लिखी जाएंगी तो शब्द वाली समीकरण, रासायनिक समीकरण तैयार हो जाएगी। अब उसको हम सूत्रों वाली रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, उत्पाद हमने लिख लिया। तीसरा क्या है? तीसरा चरण है कि
इन सभी के सूत्रों को लिखना। तो एक एक करके लिखेंगे। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन को हम O2, तीर लगाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये 3 चरणों में ये तीनों चरण कंप्लीट हो गए और 3 चरणों में हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया। एक चौथा चरण है, अगर हम समीकरण को संतुलित समीकरण बनाना चाहते हैं तो उस चौथे चरण को भी अपनाना पड़ेगा, जो बोलता है कि अभिकारकों और उत्पादों दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। यानी कि जो तत्व हैं, मैग्नीशियम एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है यानी कि तत्व को एक परमाणु से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 परमाणु दिखाई पड़ रहे होंगे। जिसके आगे जितने अंक लिखे जाएंगे उसके उतने परमाणु होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम पूछेंगे Mg के पास कितने परमाणु हैं, तो 1। ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु हैं, 2। तो अभिकारक में हम बोलेंगे Mg के पास, मैग्नीशियम के पास कितने परमाणु हैं, 1। ऑक्सीजन के पास अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 2। बात करेंगे उत्पाद की, तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1 ही दिख रहे होंगे आपको, 1। तो उत्पाद में Mg के कितने परमाणु हैं, 1। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1। तो क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम में तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिकारक में ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु हैं, वहीं बात करें उत्पाद में ऑक्सीजन के पास केवल 1 ही परमाणु है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए हमें उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 करने के लिए। तो हम देखेंगे फिर से कि यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणु ही 2 हो गए। जब यहाँ पे फिर से ये 2 हो गया तो इसको 2 करने के लिए हम फिर से यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखेंगे तो ये बराबर हो चुका होगा और ये चौथा चरण भी हमने कर लिया। तो ये 4 चरणों में हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। उम्मीद है बेहतर तरीके से इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। आप हमें बताइए कि बिना संतुलित किए रासायनिक समीकरण को भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन फिर क्या जरूरत आई कि हमें उसको संतुलित भी करना पड़ रहा है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यों जरूरत पड़ी कि हम समीकरण को भी संतुलित करने जाएं? क्या हम बिना संतुलित किए समीकरण को नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि आपने 9th में एक नियम पढ़ा था जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि द्रव्यमान का न ही उत्पत्ति होता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा के रूपों में रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें कैसे अप्लाई होगा, इसमें कैसे हम समझेंगे? तो रासायनिक समीकरण में इसी को समझने के लिए हम बोलते हैं कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कैसे? यहाँ पे देखिए, अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद के
परमाणु की संख्या के। ये कैसे हुआ इसको हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई रासायनिक समीकरण लिखी गई है और उसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या 1 है और वहीं उत्पाद के परमाणु की संख्या 2 है, तो क्या यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा? तो आइए देखते हैं। इस संख्या को हम ग्राम के रूप में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अभिकारकों में जो अभिकारक है उसके पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह 1 ग्राम है और उत्पाद जो नया पदार्थ बना उसके पदार्थ का द्रव्यमान 2 ग्राम है। तो इस आधार पे क्या हुआ कि जो पहले पदार्थ था उसका द्रव्यमान एक था और जो उसी से नया पदार्थ बना उसका द्रव्यमान 2 हो गया। लेकिन वहीं हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तो कहता है कि द्रव्यमान ना ही निर्मित होता है और ना ही उसका नष्ट होता है, यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक के परमाणु का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु का भी होगा। तो इसलिए यह बराबर होना चाहिए, न कि अलग अलग। अलग अलग है तो यह संतुलित समीकरण नहीं होगा, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगा। तो आशा है कि आपको समझ में आई होंगी बातें कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है, हम क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाते हैं, क्यों नहीं वैसे ही छोड़ देते हैं। तो क्यों संतुलित करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें बताता है कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अभी मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले जो अभिक्रिया थी, रासायनिक अभिक्रिया, उसको मैंने उस समीकरण को संतुलित करके बताया था। वहीं बात करें इसका महत्व क्या होता है, महत्व की बात करें किसके, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व होता है। पहला महत्व तो यही हो गया कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करता है। दूसरा महत्व ये हो गया कि अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तीसरा महत्व अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो उनकी मात्रा होती है उनका अनुपात समान होना चाहिए। क्योंकि जैसे देखिए इसमें मान लीजिए 16 ग्राम अभिकारक हैं तो उत्पाद की मात्रा कितनी होगी, इसके अनुसार 16 ही ग्राम होगी। और जब हम अनुपात निकालते हैं तो बराबर बराबर चीजों को कटने वालों को काट देते हैं और अनुपात हमारा 1:1 आ जाता है। तो अनुपात भी बराबर होनी चाहिए। तो कुछ महत्व थे इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा संतुलित समीकरण के भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिक्विड, गैस, सॉलिड और एक्वस। तो एल से हम दिखाते हैं कि कोई पदार्थ या कोई तत्व द्रव अवस्था में है या लिक्विड अवस्था में है। जी से हम दिखाते हैं कि वह तत्व या पदार्थ गैस अवस्था में है। एस से सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है और AQ से एक्वस यानी जलीय अवस्था में है, यानी जल में घोला हुआ है। इन सारे तरीकों से हम उन तत्वों और पदार्थों की अवस्था का ज्ञात कराते हैं हम समीकरण में। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे देखिए पानी बनने की प्रक्रिया को देख लीजिए। H2 जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वह भी गैस ही होता है और बनता क्या है, H2O, जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड फेज में होता है। तो इस तरीके से हम
समीकरण को जब लिखते हैं तो उससे भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी पता चलता है सभी तत्वों के। इसको हम संतुलित करने जाएं तो सबसे पहले देखेंगे अभिकारक में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है और उन्हीं तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में कितनी है। तो चलिए समीकरण को संतुलित करना भी सीख लेते हैं। सबसे पहले अभिकारक की बात करेंगे। अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं उनको लिखेंगे। पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे। दो ही तत्व आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। दोनों तत्वों को हमने लिख लिया। अभिकारकों में संख्या को, उनके परमाणुओं की संख्या को हम गिन करके लिख लेंगे उनके सामने। परमाणुओं की संख्या हमने बताया आपको कि जो भी चिन्ह आपको दिखेंगे उसके आगे जो भी संख्या लिखी रहेगी वही उस तत्व की परमाणु संख्या होगी। तो हाइड्रोजन की परमाणुविक संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 2 है। किस में बात कर रहे हैं? अभिकारक में। ऑक्सीजन के परमाणुविक संख्या कितनी है तो 2 है। अब बात करेंगे उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की। कौन कौन से परमाणु दिख रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु हैं तो आप कहेंगे ये तो 2 ही हैं। ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु हैं तो ये तो एक ही दिख रहा है ना, तो एक ही है। क्या ये संतुलित है तो आप कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं। तो ऐसे काम तो नहीं बन सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके पास कम है उसको दे करके बराबर करने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन के पास 1 है तो 2 करने के लिए हम ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाता है, यही गलती है। जब भी हमें परमाणुओं की संख्या बढ़ानी हो संतुलित करने के दौरान तो हमेशा उस तत्व के आगे हम बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हमने देखा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इधर भी पहले सबसे पहले 2 करेंगे और 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है तो ये असंतुलित हो रहा है। सबसे पहले हम जो असंतुलित है उसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ भी हम 2 करेंगे, आगे 2 लगाया हमने, ठीक है। अब ये असंतुलित हो गया, यानी कि यहाँ पे अब तो 4 हो गया जी, और यहाँ पे 2 ही है। अब इसको संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन के आगे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु हैं, इसको 4 करना है, आगे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 परमाणु हो जाएंगे इसके पास भी। तो दोनों चीजें बराबर हो गई, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी और आशा है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बात करेंगे अलग अलग तरीके के किस किस प्रकार के कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे और पढ़ेंगे एक एक करके सभी अभिक्रियाओं के बारे में। तो चलिए बात करेंगे अलग अलग तरीके के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, यानी कि उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे उष्मा का मतलब होता है एक तरह की ऊर्जा और शोषी का मतलब होता है अवशोषण, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि उष्मा के द्वारा ही अभिक्रिया संचालित होती है, बिना उष्मा के अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो यानी कि इसमें उष्मा का अवशोषण होगा। इसके ठीक उल्टा इसमें ऊष्माक्षेपी में होगा। क्या हो इसमें अवशोषण हुआ उष्मा का तो इसमें उत्सर्जन होगा। इसमें उष्मा अंदर गई तो इसमें उष्मा बाहर निकलेगी अभिक्रिया के दौरान। यहाँ पे उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी, एक एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। उष्माशोषी में उष्मा का अवशोषण होगा, उष्माक्षेपी में उष्मा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन वाली प्रक्रिया को हम देखते हैं। उत्सर्जन में हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
H2O दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस और प्लस में हीट जनरेट होती है जिसे हम ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो ऊष्मा क्या हुई, निकल गई, तो यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्माक्षेपी तरह की अभिक्रिया हुई। ठीक है, ऊष्माक्षेपी तरह की अभिक्रिया हुई। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, इस त्रिभुज का मतलब जब तीर पे त्रिभुज लिखा जाता है यानी उसको ऊष्मा दिया जा रहा है। ऊष्मा दिया जा रहा है मतलब यह अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसके बाद क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक बार यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की ओर देखेंगे, सबसे पहले कैल्शियम को देखिए और एक बार उत्पाद के ओर देखिए, कैल्शियम को मिलाइए। परमाणुओं की संख्या कैल्शियम में 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 यहाँ ऑक्सीजन है, 1 यहाँ ऑक्सीजन है, 2 हुए। और ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके आगे 2 लिखा है तो ये भी ऑक्सीजन 2 हुए। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये 2 है अभिकारक में, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। आप हमें बताएंगे कि ये वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया का समीकरण संतुलित है या नहीं है। एक बार देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार की ओर। तो चलिए अगला प्रकार जो है हमारा, अगला जो प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संयोजन या इसी को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको नाम से ही साफ साफ पता चल रहा होगा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब 2 चीजें जुड़ करके अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया के लिए जरूरी है कि अभिकारक में 2 तत्व जरूर मौजूद हों। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अभिकारक की आवश्यकता होती है। उत्पाद कितने बनते हैं, सारा मिलकर के एक बनाता है, यानी उत्पादों की संख्या इस संयोजन अभिक्रिया में कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, कोई पूछे कि एकल उत्पाद वाला रासायनिक समीकरण क्या है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनते हैं, उस रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए A एक तत्व है, B एक तत्व है और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाए, AB उत्पाद बनाए। उत्पाद हमेशा 1 होगा और अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं तो हो। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उदाहरण की मदद से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जो अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखा था, यही अभिक्रिया इसका भी है। ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और जनरेट होती है हीट यानी ऊष्मा। ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें अभिकारक की संख्या, अभिकारक एक हो नहीं, अभिकारक कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। उत्पाद की संख्या कितनी होती है, उत्पाद हमेशा 1 ही होंगे। ठीक है, अगला इसमें ऊष्माक्षेपी
ऊष्माक्षेपी तरह की अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि आप ये उदाहरण देख रहे होंगे। अगले प्रकार की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब अगले प्रकार की बात करेंगे। अगला जो प्रकार है हमारा, ये था संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते थे। अगला प्रकार जो है वह इसके ठीक अपोजिट यानी उल्टा होगा, जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि इसमें जो अभिकारक होंगे वो एक ही होंगे। टूट करके कितने भी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, यानी उत्पादों की संख्या दो या दो से ज्यादा होगी, अभिकारकों की संख्या सदैव एक होगी, हमेशा एक होगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई यौगिक छोटे छोटे तत्वों में टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, वही होता है हमारा अपघटन अभिक्रिया। और कैसे टूटता है? अपने आप तो नहीं टूट जाएगा, कुछ बाह्य कारकों से टूटता है, जिसमें उष्मा, सूर्य का प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत है। इन कारणों से ये जो पदार्थ होते हैं वह टूट जाते हैं और अलग अलग तरह के नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ए बी से क्या बना? ए और बी। दो से ज्यादा भी उत्पाद इसमें बन सकते हैं, और लेकिन अपघटन अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक होंगे। यही अपघटन अभिक्रिया तीन तरह से बट जाती है। एक होती है उष्मा द्वारा, एक होता है विद्युत द्वारा, और एक होता है प्रकाश द्वारा। किसके प्रकाश द्वारा? बल्ब के प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश द्वारा। ठीक है। जब अपघटन प्रक्रिया उष्मा के उपस्थिति में होता है तो यह उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में होता है तो यह विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, और वहीं जब अपघटन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो यह प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। सबके उदाहरणों की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। उदाहरण में उष्मा द्वारा जब अपघटन अभिक्रिया होती है उसको देखिए, यह उष्मा शोषी का उदाहरण है। क्या है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो क्या बनता है? CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस बनकर के ऊपर उड़ जाता है। चलिए आगे, विद्युत द्वारा अपघटन अभिक्रिया। जब H2O में यानी कि जल में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज वैसे ही नहीं टूट जाती। ठीक है। उसके लिए कारण होते हैं। इसमें क्या कारण है? उष्मा। इसमें क्या कारण है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या कारण है? सूर्य का प्रकाश। इसका उदाहरण है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में यानी सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? यह अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। क्या बनेगा? Ag यानी सिल्वर और क्लोराइड यानी क्लोरीन। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अभिकारक जो होता है, इसमें अभिकारक हमेशा एक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभिकारक उत्पाद इसमें दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें उष्मा शोषी तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक उल्टा है किसके? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के। ध्यान रखिएगा। अगले प्रकार की बात करेंगे हम। अगला जो प्रकार है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का, वह है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन
अभिक्रिया की। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्यों जाना? तो रासायनिक अभिक्रिया में हम समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब कोई यौगिक या जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और एक नया यौगिक और तत्व का निर्माण करता है, उसे ही हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ए बी एक यौगिक है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो ए बी जो है वह यौगिक है जिसमें ए और बी अलग अलग तत्व पाए जा रहे हैं। सी एक अलग ही तरह का तत्व है जो बी से ज्यादा क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने का मतलब कि आपके शब्दों में ज्यादा ताकतवर है। तो क्या करेगा? सी बी को हटा करके बी के जगह सी आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? ए सी और प्लस बी। ठीक है। क्यों क्यों सी ने बी को हटा दिया? क्योंकि सी जो है वो सुपीरियर है, वो बड़ा है, यानी कि अधिक क्रियाशील है, बहुत जल्दी से क्रिया करने वाला तत्व है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। विस्थापन का मतलब आपने समझा कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है और नए यौगिक और तत्व का निर्माण करता है, वही होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। बात को आगे बढ़ाते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये जब क्रिया करता है तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट एक यौगिक है जिसमें कॉपर और सल्फेट नाम के दो अलग अलग तत्व पाए जा रहे हैं। यहाँ पे जिंक एक अलग तरीके का तत्व है। ठीक है, जहाँ पे जिंक जो है वह ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है, किसके मुकाबले? कॉपर के मुकाबले, यानी तांबे के मुकाबले। तांबा कमजोर है और जिंक मजबूत है, तो होगा क्या? कॉपर को हटा करके जिंक आ जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अकेले रह जाएगा। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। क्यों विस्थापन की प्रक्रिया हो रही है यह भी समझ में आया होगा। क्यों हो रही है? क्योंकि अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं, जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक ही विस्थापन था तो कहीं कहीं इसको देखने को मिलता है एकल विस्थापन, यानी एक तत्व का एक जगह से उठकर दूसरे जगह जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? द्विविस्थापन में, यानी कि दो तत्व अपनी अपनी जगह को बदलेंगे। दो तत्व या दो आयन। बात करें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का बदलाव होता है। आयन अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह जाते हैं और फिर दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। उसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण की मदद से हम समझेंगे कि कैसे ये द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये जो अभिक्रिया है यह होगी और कैसे होगी देखिएगा ध्यान से। ये एक तत्व है, ये एक तत्व है और ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है। तो बेरियम आयन और सोडियम आयन का आपस में अंतर होगा। ठीक है,
अब देखिए अंतर कैसे होगा, बेरियम उठ करके यहाँ जाएगा और सोडियम उठ करके यहाँ आएगा, यानी कि बेरियम उठ करके सल्फेट के पास जाएगा और सोडियम उठ करके क्लोरीन के पास आएगा। तो क्या बनेगा, बनेगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे कुछ तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में सदैव अभिकारकों की संख्या 2 होगी। अभिकारक कितने होंगे, सदैव 2 होंगे, ना तो 2 से कम होंगे ना ही 2 से ज्यादा होंगे। बात करें उत्पाद की संख्या, उत्पाद की भी संख्या आप देख रहे होंगे, 2 अभिकारकों से 2 ही उत्पाद बने हैं, तो हमेशा अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होगी। कितनी होगी, 2 होगी। तो उत्पाद की भी संख्या और अभिकारक की भी संख्या समान रहेगी, 2 रहेगी। इसमें कभी कभी अवक्षेप भी बन जाते हैं, ठीक है, अवक्षेप का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप जो है वह बेरियम सल्फेट है, जिसे नीचे की तरफ तीर करके अवक्षेप को दिखाया जाता है। अवक्षेप का मतलब कि किसी बर्तन में या किसी जार में हम इस अभिक्रिया को जब कराएंगे तो उस जार के एकदम नीचे तल पर एक सफेद रंग की परत जम जाएगी और वही होगा क्या, अवसाद, ठीक है। और इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट अवसाद या अवक्षेप, माफी चाहूंगा, ये अवक्षेप है, ठीक है। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बातों को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन और अपचयन की। तो चलिए अब बात करेंगे अपचयन और उपचयन की। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण की बात करेंगे, जिसे एक और नाम उपचयन के नाम से जानते हैं, उपचयन के नाम से भी इसे जानते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब साफ आपको पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व से हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। किसी अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का किसी तत्व से निकलना भी यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर आता है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी कि त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी किसके अंतर्गत आता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। उदाहरण की मदद से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन वाला देखिए, जब जिंक का अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे Zn पर -2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो निकलने का जो साइन होता है वह पॉजिटिव होता है, यानी +2 हो जाएगा इसके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो प्रक्रिया होती है वह ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन के जुड़ने को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का अभिक्रिया हम ऑक्सीजन यानी O2 से करते हैं तो हमें मिलता है क्या, कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हो रहा है।
किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे हम इसके विपरीत अभिक्रिया जो है अपचयन की। अपचयन क्या होता है इसको समझेंगे। अपचयन में ठीक उल्टा होगा जो ऑक्सीकरण में हो रहा था। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीकरण बोल रहे थे, तो इसमें ऑक्सीजन के निकलने को हम अपचयन बोलेंगे। वहां पे हम बोल रहे थे हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के जुड़ने को अपचयन कहेंगे। वहां पे हम इलेक्ट्रॉन के त्यागने को ऑक्सीकरण कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर है 2+, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ते हैं क्या होता है? अपचयन होता है। आगे बात करेंगे अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण क्या है? अगला है, इसे उदाहरण की मदद से जो समझ रहे हैं हम, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? बनता है कॉपर प्लस H2O। कॉपर और जल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? कहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है? तो कॉपर से कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ऑक्सीजन जब निकलेगा तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब यही प्रक्रिया एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाती है तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये किसका और उदाहरण हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जब ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ घटित होते हैं, एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वह है संक्षारण यानी कोरोजन। संक्षारण प्रक्रिया ये क्या होती है? यह धातुओं में होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिससे धातुएं खराब हो जाती हैं। संक्षारण होता क्या है? तो जब धातुएं वायु, नमी या जल के तथा किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आती हैं तो वह धातु में जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके धातु कमजोर और खराब हो जाती है। यही प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। इससे धातुएं खराब हो जाती हैं या उन पे जंग लग जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे लोहे में जंग लगना, जिसको अगर हम उदाहरण की मदद से हम समझें, इसको इसके रासायनिक अभिक्रिया की मदद से समझें, तो जब लोहा होता है और उस पे ऑक्सीजन, यानी जब लोहे को हम बाहर रख देते हैं और वह ऑक्सीजन के साथ तथा जल यानी नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो जंग बनता है। और जंग का फार्मूला क्या है? Fe2O3, यानी Fe2O3.XH2O, यानी कि इसके साथ साथ जल भी बनता है। यही होता है हमारे लोहे के जंग का सूत्र। ठीक है, इसको संतुलित आप लोग करेंगे कि कैसे ये संतुलित होगा। संक्षारण से क्या क्या हानियां होती हैं? मैंने बताया आपको कि धातुएं खराब हो जाती हैं, धातुओं को नुकसान होता है, धातुएं कमजोर हो जाती हैं। ठीक है,
मशीनें खराब हो जाती हैं, लोहे के जो पुल होते हैं, धातुओं की जो पुल होती हैं, वो भी कमजोर हो जाती हैं। कैसे संक्षारण से बचाव कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो धातु या लोहे की किसी भी परत पर पेंट का परत चढ़ा देना, जिससे वह डायरेक्ट हमारे वायुमंडल के संपर्क में न आ सके। पहला, पेंट चढ़ा देना। दूसरा, किसी अन्य परत या जस्ते का परत चढ़ा देना, जिसे गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। गैल्वेनीकरण करना, जिसका मतलब होता है जिंक का परत किसी अन्य धातु के ऊपर चढ़ा देना। अन्य है कि तेल या ग्रीस लगाना, ग्रीस का उपयोग करना धातुओं या लोहे की मशीनों में। ठीक है, इस तरीके से हम इन संक्षारण से हम बचाव कर सकते हैं। चलिए अब अपने इस चैप्टर और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। विकृत गंधिता, यहाँ पे आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। गंधिता का मतलब होता है कि गंध आए। किससे गंध आए? जब ऐसे भोजन होते हैं जिनमें वसा या तेल की उपस्थिति होती है, और जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनसे गंध यानी कि दुर्गंध आने लगती है, वह खराब हो जाते हैं। ठीक है, वही होता है विकृत गंधिता। ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है भोजन को, बचाव के बारे में लिखेंगे। वस्तुओं को फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वायुरोधी बर्तनों में रखें। वायुरोधी बर्तन का मतलब इसमें डायरेक्ट वायु प्रवेश ना कर सके। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? जैसे चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी जाती है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रयोग न करके नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही कम क्रियाशील है, उसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन का प्रयोग करना पैकेटों के सामानों में भरने के लिए। और क्या हो सकता है? और एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन के विरुद्ध होता है। यानी कि ऑक्सीजन, जब हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं, या ऑक्सीजन उस वस्तु से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस क्लास को समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का समाप्ति यहीं पर हुआ, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।